है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ शी स्कोर्ड 471 इन सी इंटर, साथ ही साथ उसके कॉस्ट के अंदर 72 आए हैं एंड ऑडिट के अंदर 63। तो इन दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए अपन वीडियो के एंड में बात करेंगे, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही साथ जो कॉमन डाउट्स जो स्टूडेंट्स के रहते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं प्रिपरेशन के दौरान और एग्जामिनेशन में, दोनों के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं सबकी बात होगी। साथ ही साथ जो तुम्हारा स्कोर रहा वो तुम कमेंट ज़रूर करना, जो तुम्हारा रिजल्ट आया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ कि जैसे अभी रिजल्ट आया, तो देखो बहुत सारे बच्चे फेल हुए, तो उनको अभी क्या एडवाइस देना चाहोगे? वो कैसे पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करे, कितने महीने पहले करे, क्या अप्रोच रखे? देखो, सबसे पहले तो मेरी एडवाइस रहेगी या एक टिप बोल दो कि अपनी जो फेल्ड मार्कशीट्स है ना, उन्हें ज़रूर मंगवा लेना और उनसे एनालिसिस करना कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, पुरानी मिस्टेक से क्या सीखा आपने, तो वो सब आप वहाँ से देख लेना। एंड सेकेंड चीज़ की है कि अगर आपने पहले ढंग से क्लासेस ली हुई हैं तो ठीक है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज फिर ये क्लासेस और ये सब मुश्किल रहेगा अगले अटेम्प्ट में। तो सिंपली ये करना, क्लासेस के रिवीजन नोट्स जो भी अगर आपके पास है उससे रिवीजन कर लेना मैक्सिमम जितना हो सकता है, और अपनी गलतियाँ सुधार लेना। दैट्स ऑल। और जैसे मई में एग्जाम है, तो कितने टाइम पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए? वो डिपेंड करता है आपने क्लासेस किस इंटेंसिटी से ली थी। अब कुछ लोग को होता है क्लासेस में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और कुछ लोग थोड़ा ऐसे ही ले लेते हैं ना रफली क्लासेस, तो उस पर भी डिपेंड करता मतलब है। ज़्यादातर बच्चे रफली ले लेते हैं तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से तो देखो, 1.5 मंथ्स आर इनफ अकॉर्डिंग टू मी। अगर एक ग्रुप है तो ऑब्वियसली, दो ग्रुप है तो दो अच्छा। सवा दो महीने, बट इतना टाइम तो अच्छा, इस वो तो नए बच्चों के लिए 2 सवा 2 महीने हाँ। तो अभी बच्चों ने तो कर ही रखा होगा। और हाँ, मतलब वैसे क्या प्रिपरेशन में बोथ ग्रुप है और इतना सारा सिलेबस है और टाइम इतना कम मिलता है, तो फिर मैनेज कैसे करेंगे पूरा? मैनेज के लिए तो यार देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि क्लासेस के साथ आपने कितना रिवीजन किया है। तो मुझे लगता है मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ करी ना, क्लासेस के साथ करती थी रिवीजन, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि योर रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू आफ्टर द क्लासेस। तो होता क्या, क्लासेस तो सब लेते लेकिन क्लासेस के बाद कोई रिवीजन नहीं करता। तो वो एक चीज़ मुझे लगती है मेरा बहुत प्लस पॉइंट था कि मैंने क्लासेस के साथ काफ़ी सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो इसलिए मैंने जब वापस रिवीजन अच्छा। किया ना, तो मुझे इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि एक बार तो सब किया ही हुआ था ना क्लासेस के साथ। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि क्लास के साथ रिवीजन करो तो आगे सब मैनेज करने में एक मतलब होता है ना, एक एज मिल जाता है बाकी सबसे। हाँ, वो फ़ायदा मिल जाता है ताकि ज़्यादा स्कोर हो सके। एग्जैक्टली। अब मतलब जैसे बोथ ग्रुप में क्या है, बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक ही रहता है कि कितने घंटे पढ़े। बोथ ग्रुप में कितने घंटे पढ़े रोज? तो इसका कोई फिक्स आंसर तो नहीं है कि इतने घंटे पढ़ लो तो पास हो जाओगे। तो मैं भी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टच करना इनफ है। मतलब प्लान करो कि कितने सब्जेक्ट है, कितना कोर्स है, क्या क्या बचा है। पेन पेपर पर नोट डाउन करो, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सब सोचो कि किस सब्जेक्ट में मैं मतलब ज़्यादा वीक हूँ या किस सब्जेक्ट में मेरी स्ट्रेंथ है। उसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट टाइम निकालो और उतना पढ़ो। फिर मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती कि 8-10 घंटे पढ़ने से हो जाएगा। मेरे को खुद को नहीं पता है, मुझे नहीं पता। फिर अच्छा, मतलब जो बाद में क्या है, जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं ना, तो आपका टाइम बढ़ता जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। मुझे खुद नहीं पता मैं लास्ट में कितना पढ़ती थी और कितना सोती थी। तो इसका तो मेरे पास कोई फिक्स आंसर है नहीं। हाँ, और मतलब टाइम टेबल वगैरह, मतलब एक दिन में कितने सब्जेक्ट उठाते थे एक साथ? मतलब बाकी लोग इससे अग्री नहीं करे शायद, बट मैं एक दिन में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट करती थी थोड़े बहुत। 8 सब्जेक्ट? मतलब मेरा ये था कि वो होता है ना, कोई सब्जेक्ट 2-3 दिन नहीं पढ़ो ना तो उससे ग्रिप छूट जाती थोड़ी। तो वो चीज़ क्या हाँ। मुझसे हो नहीं पा रही थी कि 2 दिन बाद उस सब्जेक्ट को वापस उठाया, फिर वापस सोचा कि 2 दिन पहले क्या किया था, तो खुद से नहीं हो पाता ये। तो मैं हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत ही सही, रोज़ थोड़ा बहुत देख लेती थी। तो यही करती थी मैं तो। अच्छा अच्छा। बाकी सबका अपना अपना कम होता समय है। देखा लेकिन मैं ये देखा। नहीं बोल रही कि 8 रोज़ हाँ। करने हैं, एक दिन में 2 ही घंटे हैं। सबका अपना अपना अप्रोच है। और मतलब आर टी पी एम टी वगैरह ये कितने अटेम्प्ट तक की करी? ये इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ना रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने क्या करा था, अपने अटेम्प्ट की तो एकदम अच्छे से लिख के करी थी।
बिल्कुल समझ के हर क्वेश्चन डिटेल में। और जो पुराने अटेम्प्ट्स थे उनकी मैंने थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लिया था कि कोई नया क्वेश्चन है क्या। तो जो नए क्वेश्चंस थे उन पे अगेन ज़्यादा फोकस, जो सिमिलर क्वेश्चंस थे स्टडी मैट से या नए वाले क्वेश्चन पेपर्स से, वो थोड़ा ऐसे ही बस आंसर्स देख लिए एंड ऑल दैट। और मतलब सारे सब्जेक्ट के अंदर मॉड्यूल सफिशिएंट रहेगी या फिर कुछ नए कोई अपनी बुक ले खरीदे या फिर कोई ऑनलाइन नहीं पीडीएफ वगैरह किसी टीचर नहीं, वगैरह मेरे का? हिसाब से तो स्टडी मैट कर लो उतना ही बहुत है, वो हो जाए बहुत बढ़िया है, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है किसी को रेफर करने की ज़रूरत है बस। और एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस कहाँ से करी, मतलब एमसीक्यूज में, क्योंकि आरटीपी वगैरह तो बच्चे कर ही लेते होंगे जितना की है, एमसीक्यू उसके के लिए तो अलावा? मैंने इंस्टीट्यूट का जो पीडीएफ होता है ना उनके वेबसाइट पे, वही हाँ। वाला प्रेफर किया था। उसमें बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन, तो उससे मतलब उसका लेवल जो है ना वो वेरी करता रहता है। तो कई जगह आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, कई टेक्निकल मिल जाएंगे, तो उससे थोड़ा मतलब उसी से करी थी मैंने प्रैक्टिस मोस्टली, तो बिकॉज और कोई बुक प्रेफर करी नहीं मैंने, तो इसलिए वो सफिशिएंट लगे मुझे। और जैसे, हाँ ये तो प्रिपरेशन का हो गया। अब जैसे एग्ज़ाम के 1.5 डेज आते हैं, सो अपने पास जैसे टैक्स है, अब इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो 1.5 डेज के अंदर कैसे करो? देखो टैक्स की क्या 5 मॉड्यूल्स हैं, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1.5 डेज के अंदर पूरा 5 मॉड्यूल्स देख लो, नहीं हो पाता। तो मेरे पास जो थे वो अपने जिनसे मैंने क्लासेस ली थी जिन फैकल्टी से, उनके नोट्स थे, तो मैं उन्हीं नोट्स को रेफर करती रहती थी बार बार, और उन्हीं से रिवीजन, उन्हीं से 1.5 डे में उन्हीं से सब कुछ उन्हीं से किया था मैंने। और थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों का बता दूँ? थ्योरी में मेरा मतलब मैं यही सोचती थी कि थ्योरी में इतनी सारी बुक्स तो नहीं उठा पाते अब, जैसे EISSM है, उसके एक चैप्टर होते हैं 80-90 पेज के, हाँ तो वो नहीं हो पाता। वो तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए मैंने ना नोट्स बना रखे थे खुद के EISSM में, तो कि थोड़े बहुत नोट्स लिख लिए, पॉइंट्स लिख लिए और इन्हीं से रिवीजन कर लिया, वही इतना ही याद रह जाए वही बहुत है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अगर बात करूँ मैं, तो उसमें क्वेश्चंस तो करने का पॉइंट है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 15 चैप्टर तो होते ही है, 15 के सारे क्वेश्चन उठा लिए स्टडी मैट के तो हो गया, फिर 1-2 चैप्टर ही हो पाएंगे। वो तो कोई नहीं तो मैं उठाएगा। क्या हाँ। करती थी, जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना क्वेश्चंस की, तो मैं उस पर ना टिक क्रॉस कर लेती थी कि टिक मतलब ये हो गया, सर्कल मतलब इसमें डाउट है, और लिख लेती थी मैं कि इसमें मुझे कौन से पॉइंट में डाउट है। फिर जो 1.5 डे होता था ना, तो उसमें मैं नोट्स मतलब मैट को देखती थी, अपने स्टडी मैट को, एंड उसमें जहाँ पे लिखा होता था कि ये पॉइंट नोट करने के लिए है या इस पे ध्यान देना है, तो वही देखती थी बस। हाँ जो क्वेश्चन सर्किल कर रखे वो कर लिया और हो गया वो पूरा, भी या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर पूरा कवर कर रहे हो हाँ, वो? वो भी, और मतलब करती नहीं थी 1.5 में, एक भी क्वेश्चन नहीं किया मैंने हाथ से, बस देख लिए, सोल्यूशन समझ लिया, थोड़ा कहीं पे याद कर लिया, अगर नहीं समझ आ रहा है तो बस उतना ही सफिशिएंट अच्छा लगता है। अच्छा। अब देखो जैसे सबसे मेन बात करते हैं, जैसे कॉस्टिंग में आपके 72 आए, सो कॉस्टिंग का कैसे आया, मतलब 72 पूरा अच्छे से बताओ इसमें कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 100% आ गया, क्योंकि कोई भी नया क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। तो हाँ। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली बस स्टडी मैट ढंग से करा, कोई भी मेरे को। कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली मतलब एग्जैक्टली, पूरा। मैं कॉन्सेप्ट पे बोल दूँ तो आप क्वेश्चन कर लेते हो कैसे भी, और बस स्टडी मैट ढंग से कर लिया, और बस ये ध्यान दिया कि कॉस्टिंग में ये होता है, शुरू में स्टार्टिंग में अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो नीचे आपने सही करा हो ना, तब भी वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपने ऊपर गलत कर दिया। तो मैं ये ध्यान देती थी हमेशा कि कोई सिली मिस्टेक नहीं हो जाए जिससे ऊपर आंसर गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़े अच्छे मार्क्स है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। अकाउंट्स में मेरे 72 इसी रीज़न की वजह से है कि मैंने सिली मिस्टेक्स अवॉइड करी। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। और ऑडिट का बताइए, ऑडिट में 63 का स्कोर, और मतलब ऐसे वो लोग इतने नंबर देते भी नहीं है, तो उसका क्या मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी, कैसे लिखा और याद कैसे करा इतना सारा? इसकी सबसे बेस्ट टिप मेरे को जो आज तक मिली है थ्योरी सब्जेक्ट्स की, ये है कि रोज़ पढ़ना है, 4 पेज रोज़ के पढ़ने हैं। तो मैं जब मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट करी थी ना, तभी से मैं 4-4 पेज रोज़ पढ़ती थी थ्योरी सब्जेक्ट्स के। थ्योरी सब्जेक्ट्स की अगर बात करूँ, लॉ, ऑडिट और SM, ये तो मैं रोज़ ही करती थी, चाहे क्लास चल रही हो नहीं चल रही हो। तो इस वजह से क्या है, जब आप एक चीज़ को बार बार रीड करते हो ना,
तो वो लैंग्वेज है ना अपने आप आपको याद हो जाती है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एफर्टलेसली निकलते हैं वर्ड्स और एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। तो मतलब स्टार्टिंग के पहले दिन 4 पेज, फिर दूसरे दिन वो 4 पेज तो है, बाकी के और 4 पेज ऐसे। एक बार आपने 4 पेज ढंग से पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट डे आपने जब वापस उन 4 पेजेस को रीड किया ना, थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर दी, फिर नेक्स्ट डे आप वापस उन पे आए तो आपने और स्पीड बढ़ा दी, फिर ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली आप मतलब 5-6 डेज करोगे ना, तो आपको लग जाएगा कि ये तो मुझे याद हो गया। जब वो फीलिंग आ जाए तो ठीक है, आप उन पुरानों को सेव करके नए पे आ जाओ और फिर आपको सारा याद हो जाएगा।